कि जो लोग ईमानदार हैं, अम्बेडकरवादी दिल से हैं, दिल से ईमानदार हैं, इंसाफ और बराबरी के लिए काम करना चाहते हैं, उनकी सलाह मान के देश का जो कमज़ोर तबका है अगर वो वोट देना शुरू करेगा तो इस मुल्क की और हमारे भारत की बहुत सारी परेशानियां अपने आप दूर हो जाएंगी। गद्दारों की तरह चुप बैठूं? जो 131 हमारे एमपी एमएलए जो हमारे प्रतिनिधि बन के ऊपर बैठे हैं, जिनके मुंह में न जुबान है ना ही वो हिम्मत करते हैं बोलने की, उनकी तरह हम भी चुप बैठ जाएं, तो फिर हमारा किताबें पढ़ने का मकसद क्या हुआ? वही प्रधानमंत्री है ना कि संसद की चौखट पर जाने से पहले सर झुकाया, चूमा, संसद की सीढ़ियों को चूमा, और वही प्रधानमंत्री संसद में बैठने के बाद में पूरे देश को तबाह करने पर तुला हुआ है ही ना है कि बुद्ध धर्म के मानने वाले भी जितने देश हैं, जापान है जैसे, ये सभी देश जो बुद्ध धर्म के मानने वाले हैं उनको भी भारत से नाराज़ किया जाए ताकि चाइना और पाकिस्तान की मदद हो सके। ये मनुवादियों की एक बहुत बड़ी चाल है, साजिश है, जिसे हमें अम्बेडकरवादियों को काउंटर करना है और ख़त्म करना है। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। सर, जानना चाह रहा था कि आज का जो प्रोग्राम हुआ है तो क्या वाकई में अब मान लिया जाए कि 2022 के चुनाव की तैयारी आप लोग कर चुके हैं? देखिए, चुनाव की तैयारी के लिए तो हर एक जो भी अम्बेडकरवादी है और भारत के संविधान में यकीन रखता है, चुनाव तो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ही उसका। हम लोग डायरेक्ट एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं आ रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एक जो SC ST OBCs और माइनॉरिटीज़ के जो वोटर्स हैं उनको वोट देने की सलाह कौन देगा ताकि वो अपने वोट का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। तो हम एक ऐसा तरीका और ज़रिया बनाना चाहते हैं कि लोग अगर चाहें तो जो हम लोगों की टीम है, हम लोगों की कुर्बानियाँ देख के या हम लोगों की सेक्रीफाइस देख के जो हम जान हथेली पे लेके आज ये मनुवादियों के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्या लोग हमारी बात को मानकर वोट देना शुरू करेंगे? इसके लिए हम लोग एक मुहिम चला रहे हैं, छेड़ रहे हैं, ताकि लोगों को गाइड किया जा सके इस बारे में कि जो लोग ईमानदार हैं, अम्बेडकरवादी दिल से हैं, दिल से ईमानदार हैं, इंसाफ और बराबरी के लिए काम करना चाहते हैं, उनकी सलाह मान के देश का जो कमज़ोर तबका है अगर वो वोट देना शुरू करेगा तो इस मुल्क की और हमारे भारत की बहुत सारी परेशानियां अपने आप दूर हो जाएंगी। सर, सवाल ये है कि वो लोग धर्म की लड़ाई से लेकर राजनीति कर रहे हैं और आप सिर्फ कानून की बात कर रहे हैं, जैसे पब्लिक नहीं चाहिए। नहीं, हम संविधान की बात कर रहे हैं और कानून की बात कर रहे हैं। वो देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, वो चाइना और पाकिस्तान को मदद करना चाहते हैं ताकि भारत की एक ऐसी छवि हो जाए, ना यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट करने आए, ना यहाँ से कोई व्यापार करे, और जो मुस्लिम देश हैं वो उनके अंदर तो नाराज़गी ये मनुवादियों ने भरी दी है कि लोग वहाँ पे भारत के सामान का बाइकआउट कर रहे हैं, भारत के लोगों को वहाँ से निकालने की बात की जा रही है। तो ये मनुवादियों ने कराई है जान के चाइना और पाकिस्तान के साथ मिलकर। अब यही काम वो बुद्ध धर्म के लोगों के साथ कर रहे हैं। अब देख रहे हैं ना बुद्ध धर्म के ऊपर कितना बड़ा हमला किया जा रहा है। अब तो ये काम वो चाहते हैं कि बुद्ध धर्म के मानने वाले भी जितने देश हैं, जापान है जैसे, ये सभी देश जो बुद्ध धर्म के मानने वाले हैं उनको भी भारत से नाराज़ किया जाए ताकि चाइना और पाकिस्तान की मदद हो सके। ये मनुवादियों की एक बहुत बड़ी चाल है, साजिश है, जिसे हमें अम्बेडकरवादियों को काउंटर करना है और ख़त्म करना है। मंच से आप मुस्लिम कौम को संबोधित कर रहे थे और कह रहे थे कि वोट की कीमत को समझो तो पलटना कैसे है, और उसी के साथ साथ आपने जो है ना वक़्फ़ वोट का भी जिक्र किया। इसको थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ कि अगर वक़्फ़ वोट के माध्यम से अगर मुस्लिम कौम को फ़ायदा होगा तो वो क्या होगा? देखिए, वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे मुल्क में, हमारे देश में इतनी हैं कि जितनी शायद किसी और ऑर्गेनाइजेशंस की, डिफेंस की, रेलवे की, किसी की भी नहीं है। इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, ये एक सच है। लेकिन उसकी इनकम जो है सब हमारे खुद के लोग जो वक्फ बोर्ड के अंदर हैं, अलग अलग प्रदेशों में, सभी लोग उसका पैसा चुरा के नुकसान कर रहे हैं और औने पौने दामों में वक्फ की प्रॉपर्टियाँ बेची जा रही हैं पूरे देश में। तो अगर उनका सही इस्तेमाल हो जाएगा तो लाखों करोड़ रुपए की इनकम हर साल होगी, जिससे हर एक मुस्लिम परिवार को 25,000 रुपये महीना आराम से दिया जा सकता है। जैसा मैंने आपको बताया कि SC ST परिवारों को भी SC ST सब प्लान के ज़रिए से 25,000 रुपये महीना मिल सकता है, और SC ST कम्युनिटी के लोगों को तो 50 लाख रुपए कम से कम एक एक परिवार को एक मुश्त फ़ौरन मिल सकते हैं अगर पिछले 10 साल की जो बैकलॉग है उनका वही ख़त्म किया जाए, वो दे दिया जाए। आप सम्मेलन के अंदर EVM को बंद करने की बात कर रहे हैं, फॉर्म भरवा के एक अभियान चलवा रहे हैं जिससे कि आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये साबित कर सकें कि ये बंद होना चाहिए। न कभी इस पर राहुल गांधी बोलते हैं, न कभी अखिलेश बोलते हैं, सिर्फ आप लड़ रहे हैं। नहीं तो क्या हम भी ना लड़ें?
भाई राहुल गांधी जी को बोलना चाहिए, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कोई ईवीएम को लाने वाली कांग्रेस ही थी। वो कांग्रेस के एक तरह से मुखिया ही हैं, तो वो शायद इसलिए नहीं बोल रहे हों। और भी कोई डर हो सकता, मैं नहीं जानता क्या बात है। ये कोई भी नेता नहीं बोल रहा, मैं नहीं जानता क्या बात है। उन्हें ईडी से डर लगता है, सीबीआई से डर लगता है, इनकम टैक्स से डर लगता है, किससे डर लगता है मुझे पता नहीं। लेकिन इस देश में ये सच्चाई है कि अगर आपको बीजेपी को उखाड़ के फेंकना है तो उससे पहले ईवीएम को उखाड़ना पड़ेगा। ईवीएम को उखाड़ेंगे तभी आप बीजेपी को उखाड़ पाएंगे, अन्यथा आप जितनी ताकत तो लगा लीजिए, आप बीजेपी को नहीं उखाड़ पाएंगे। सपने ही देखते रहिए आप। और ईवीएम नहीं हटेगी तो बीजेपी फिर जीत के आएगी और जो कुछ बचा कुचा सबको खत्म कर देगी। अब तो बोल भी रहे हो आप, हम बोल रहे हैं और आप कैमरे में लेके हमें रिकॉर्ड भी कर रहे हो, उसके बाद ये भी नहीं होने वाला, सारी कहानी खत्म हो जानी है। सर ईवीएम को दोषी मानते हैं या एक व्यवस्था को दोषी मानते हैं? नहीं, व्यवस्था दोषी नहीं है, लोग दोषी हैं। व्यवस्था तो बहुत बढ़िया संविधान ने बनाई है व्यवस्था। प्रधानमंत्री होना चाहिए, उस संविधान के अनुसार काम करना चाहिए, कर रहा काम। वही प्रधानमंत्री है ना कि संसद की चौखट पे जाने से पहले सर झुकाया, चूमा, संसद की सीढ़ियों को चूमा, और वही प्रधानमंत्री संसद में बैठने के बाद में पूरे देश को तबाह करने पर तुला हुआ है ही ना है। सो इंसान गलत है, व्यवस्था गलत नहीं है। व्यवस्था इंसान गलत कर रहा है। अगर व्यवस्था गलत होती फिर तो कुछ भी गलत होता, ऐसा तो नहीं है। इंसान को ठीक करना जरूरी है। फॉर्म को भरने से फायदा क्या हो सकता है? देखिए बहुत सिंपल है, हमने आपको बताया। जैसे बहुत से लोग हैं सड़क पर नहीं आ सकते कंधे से कंधा मिला के, लेकिन फॉर्म भर के इस लड़ाई में साथ तो दे सकते हैं। इससे ये बात तो सिद्ध होती है कि जो व्यक्ति फॉर्म भर रहा वो नहीं चाहता कि ईवीएम से चुनाव हो, और वो व्यक्ति चाहता कि बैलेट पेपर से चुनाव। ये उसकी सहमति है, वो हमारे साथ में खड़ा है। सो इसके बाद जो लड़ाई होनी है वो सुप्रीम कोर्ट में होनी है। तो जैसा मैंने आपको कहा कि 90 करोड़ टोटल मतदाता हैं, 60 करोड़ के लगभग वोट डालते हैं, और इनमें से 25 से 30 करोड़ लोग अगर इस आंदोलन में हमारा साथ देते हैं हस्ताक्षर अभियान में, तो मुझे पक्का विश्वास है कि देश की सुप्रीम कोर्ट इस बात को सुनेगी, ईवीएम को हटाएगी। क्यों? इसको यह भी मानिए कि जर्मनी में केवल एक व्यक्ति ने ईवीएम को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल करी, केवल एक व्यक्ति ने। उसने कहा कि ईवीएम से पारदर्शी चुनाव नहीं होता, निष्पक्ष चुनाव नहीं होता, इसीलिए इसको हटाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बात सुनी, हटाई। यहां थोड़ा सा अलग स्थिति है कि सुप्रीम कोर्ट बात नहीं सुनना, तो उसको सुनाने का एक तरीका है, बात को किसी को सुनाने का एक तरीका है, लड़ने का एक तरीका है। हम वही तरीका अपना रहे हैं, इसलिए हम कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि लोगों ने अगर साथ दिया, ईवीएम हटेगी, और 2024 से पहले ही हटेगी, क्योंकि तभी देश बच पाएगा, अन्यथा तो तबाही होनी है। मैम आप प्रोग्राम में आई और महिलाओं की बात कर रही थी और कह रही थी कि हर घर से पुरुष के साथ महिला भी आनी चाहिए, पर धर्म की भी साथ साथ में आपने धर्म की बात की। इस मूवमेंट को कैसे चला पाएंगे आप लोग, क्योंकि ये तो बहुत वर्षों से चल रहा है कि भाई धर्म की लड़ाई महिलाएं लड़ती हैं, और आप संविधान की लड़ाई लड़वाने की बात कर रही हैं महिलाओं से। देखिए, धर्म की लड़ाई महिलाएं नहीं लड़ती, ये एक ऐसी व्यवस्था बन चुकी है जहाँ पे उनके ऊपर एक प्रेशर डाल दिया गया है। वो खुद भी उस चीज़ से उठना नहीं चाहती और समाज ने भी उस तरीके का एक प्रेशर डाल दिया। और सबसे बड़ा जो नुकसान पहुंचाती है ना, वो हमारी समाज की जो बुजुर्ग महिलाएं ना, जैसे सास कह लो घर की या माँ कह लो, वो सबसे बड़ी पुरुषवादी विचारधारा की हैं। वो उनके अंदर ये चीज़ें इनकलकेट करती हैं। और रही बात मेरी, तो ये जो जनरेशन है ना, हम लोग फर्स्ट जनरेशन में से हैं। हम लोगों ने किताबें पढ़ी, हमारी बुद्धि में विकास हुआ, तो अब आप मुझे बताएं क्या मेरा फ़र्ज़ नहीं बनता पे बैक टू सोसाइटी करना? मैं उन गद्दारों की तरह चुप बैठूं जो 131 हमारे एमपी एमएलए जो हमारे प्रतिनिधि बन के ऊपर बैठे हैं, जिनके मुंह में ना जुबान है ना ही वो हिम्मत करते हैं बोलने की, उनकी तरह हम भी चुप बैठ जाएं? तो फिर हमारा किताबें पढ़ने का मकसद क्या हुआ? हमारा बाबा साहेब को समझने का मकसद क्या हुआ? हम कब समझाएंगे अपने समाज की महिलाओं को कि हमें अधिकार ये धर्म और ये ढकोंसलों में फंस के नहीं होगा? हम किसी के धर्म पे टिप्पणी नहीं करते, हर एक को रिलीजियस फ्रीडम है जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने इंश्योर किया है हमारे संविधान के अंदर। बट ये सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है ना आपके कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपके राइट अधिकार उनको समझना। आपको क्या बराबरी की बात सिर्फ सामाजिक लेवल पे नहीं होगी, बराबरी की बात एक फैमिली के अंदर भी होगी। परिवार के अगर पुरुष, अगर मैं एक महिला होने के नाते मंच पे बैठी हूँ तो मुझे
एक मैं पुरुषों के बीच में ही अपना मैसेज क्यों दूं? वो पुरुष जो जिम्मेदारी से बाहर आया है, उसकी जिम्मेदारी घर के अंदर भी बनती है बराबरी करने की, कि वो अपनी महिलाओं को भी बाहर लेके आए, अपनी बेटी को भी बाहर लेके आए कि चलो तुम्हारा भी बराबरी का अधिकार है उस कुर्सी पे बैठने का। हम एक दिन, अगर सभा रोज तो नहीं होगी ना, आज एक दिन हुई है, हम भी तो अपना वक्त निकाल के आए हैं, तो वो भी अगर सोच लें कि एक दिन हम खाना 9 बजे के बाद खा लेंगे, इस सभा में जाके अपने हक अधिकार की बात सुननी है, तो इंसाफ होगा ना। तो यही सारी चीज़ें हैं, उसी की मुहिम हमने छेड़ी है और हमने आज दिन तक जो काम किया है उसमें 100% सक्सेस रेट है। और इसमें भी मैं इंश्योर भी करती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है, ये जो हमने मुहिम छेड़ी और डीसी कपिल जी जिस तरीके से, इस तरीके के लोग जो हैं, जो इंसाफ पसंद और जिन्होंने इस तरीके की लड़ाइयाँ लड़ी हैं, हमेशा इंश्योर किया है कि जस्टिस की लड़ाई करी है, और चाहे वो पुरुष और महिलाओं के साथ, किसी भी शोषित वर्ग के साथ कुछ भी हुआ है, तो हमने इंश्योर किया है कि उसको जस्टिस मिले। तो वही हमारी बात है। जी जी। लोग सालों से धर्म की और राजनीति की मुहिम चला रहे हैं, जिस धर्म के नेता होते हैं उस धर्म की राजनीति होती है। आप लोग संविधान की बात कर रहे हैं, कहाँ तक आप लेके पहुँचेंगे ना? आपका पास संविधान नहीं है, संसाधन बिल्कुल ठीक। आप ये चीज़ें ना आप मीडिया वाले लोगों के दिमाग में नहीं डालिए कि संसाधन नहीं है। सबसे, मैंने आपको भाषण में भी, अगर आपने मेरा सुना होगा, तो मैंने आपको कहा था कि राजा को बनाने वाले हम हैं, हम लोग किंग मेकर हैं, हम लोगों के पास सबसे ज़्यादा ताकत है। वो कौन है? सब कुछ चीज़ों पे जो कब्जाया उन्होंने बेईमानी से कब्जाया। यही तो एनलाइटन करना ना लोगों को कि सब बेईमानी है। और आप ये भी बात ऑन रिकॉर्ड ले लीजिए कि सबसे ज़्यादा डरपोक ये संघी लोग हैं, ये आरएसएस वाले, ये वाजपेयी सबसे ज़्यादा डरपोक लोग हैं। अभी जैसे भानु प्रताप जी ने अपने भाषण में बताया कि जो प्रधान सेवक, सबसे बड़ा प्रधानमंत्री है, सबसे बड़ा तो डरपोक वही है। अगर वो डरपोक नहीं है तो वो हमारे सवालों का जवाब क्यों नहीं देता, मीडिया को एड्रेस क्यों नहीं करता? तो हम लोगों के पास बहुत ताकत है, हम सक्षम है, हम अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। सारे संसाधन हमारे, हमें बस छीन के वापस लेकर आने हैं। जी।